हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय चैंपियंस। सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सचिन, सोहन, आशीष, रूपक, सारे चैंपियंस को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। हम लोग इम्पेरेटिव सेंटेंस कर रहे थे। इम्पेरेटिव में हमने ऑर्डर वाला कर लिया था। अगर हमारा सेंटेंस कोई ऑर्डर फॉर्म में हो तो उसको लेट से बनाना या यू आर ऑर्डर टू से बनाना। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो लेट से नहीं बनेगा, यू आर ऑर्डर टू से बनेगा। यहाँ तक हमने कर लिया था। गुड मॉर्निंग सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वॉइस नहीं आ रही है, एक बार बताइएगा सब लोग ऑडियो वीडियो। गुड मॉर्निंग सभी को वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। ऑल ओके है ना? लेट प्लस बी थ्री या यू आर ऑर्डर टू। चलो अब रिक्वेस्ट वाला पे चलते हैं। अगर हमारा वाक्य कोई रिक्वेस्ट फॉर्म में हो, जैसे ऑर्डर टू में यू आर ऑर्डर टू लगा रहे हैं ना, उसी तरह रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस आ गया तो यहाँ पे लेट नहीं डालना है, यू आर ऑर्डर टू डाल देना। सॉरी, यू आर रिक्वेस्टेड टू। ठीक है, अगर रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस इतना अपने से जोड़ देना। जैसे मैंने लिखा शट द डोर तो ऑर्डर था, अब मैंने लिखा प्लीज शट द डोर, प्लीज शट द डोर। अब तो शट द डोर तो ऑर्डर था बट इसमें प्लीज लगा दिया, अब ये रिक्वेस्ट हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे लेट लगा के मत बनाना, लेट वाला ऑर्डर में बनता है। यहाँ पे आप लगाओगे यू आर ऑर्डर्ड, सॉरी बार बार ऑर्डर बोल दे रही हूँ, यू आर रिक्वेस्टेड। और रिक्वेस्टेड के साथ प्लीज मत लगाना। यहाँ प्लीज लगा के सिर्फ बताया है कि रिक्वेस्ट का सेंस है, तो रिक्वेस्टेड के साथ प्लीज मत लगा देना, सुपरफ्लुअस हो जाएगा, क्योंकि रिक्वेस्टेड का मतलब ही है प्लीज के सेंस में। और यहाँ से पूरा उतार देना, यू आर रिक्वेस्टेड टू शट द डोर। और अब आप बोलोगे कि मैम एक्टिव से पैसिव बनाते समय तो V3 लगाते हैं, आपने तो शट का V1 फॉर्म रखा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पैसिव बना दिया, इज एम आर के बाद V3 आ गया तो ऑलरेडी पैसिव हो गया। ऑलरेडी है पैसिव। ओके, या मैंने लिखा एक और क्वेश्चन, प्लीज से भी होता है, मैंने लिखा डू इट फॉर मी, मेरे लिए काम कर दीजिए काइंडली। और काइंडली वर्ड से भी पता चल रहा है कि ये वाक्य रिक्वेस्ट का सेंस दे रहा है, तो यहाँ पे भी यू छुपा हुआ सब्जेक्ट, यहाँ भी वही करोगे, यू आर रिक्वेस्टेड। आज हम वॉइस खत्म करेंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी। ठीक है, फिर से काइंडली मत लगाना, काइंडली से पता चल रहा है कि ऑर्डर नहीं रिक्वेस्ट वाला सेंस है, प्लीज से पता चल रहा है कि रिक्वेस्ट वाला सेंस है, आप फिर से प्लीज और काइंडली मत यूज। अब आ जाओ सजेशन वाला, यू आर रिक्वेस्टेड टू डू इट फॉर मी। अब सजेशन वाला आ जाओ। आपको लगेगा मैम ऑर्डर वाले में यू आर ऑर्डर टू लगाते हैं, रिक्वेस्ट वाले में यू आर रिक्वेस्टेड टू लगाते हैं, तो सजेशन वाले में जरूर यू आर सजेस्टेड टू होगा, नहीं, सजेशन वाले सेंटेंस में हम शुड लगाते हैं, शुड भी लगा सकते हैं,
और मस्ट भी लगा सकते हैं, मस्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर दोनों आ गया तो प्रायोरिटी इस शुड को देना, शुड को देना। लिखा मैंने, ये देखो सजेशन दिया जा रहा है, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपनी बड़ों की रिस्पेक्ट करिए, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। या लिखा मैंने हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करिए, ये सब सुझाव दिया जा रहा है। तो ये मत लगा देना यू आर सजेस्टेड टू हेल्प द पुअर या यू आर सजेस्टेड टू रिस्पेक्ट योर एल्डर्स। इसमें तो एक सब्जेक्ट के बाद एक ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसमें शुड लगाना है। ये ऑब्जेक्ट है, इसको सब्जेक्ट बना लीजिए। योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड, बाय यू मत लगाना, योर ऑलरेडी लगा दिया। और यहाँ जो यू है ना, किसी खास के लिए नहीं बोला जा रहा, हम सभी के लिए बोला जा रहा है कि आप सभी को अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। तो यहाँ आप सभी में सब इंक्लूडेड है, तो बाय यू मत लगा, योर एल्डर्स शुड बी रिस्पेक्टेड। उसी तरह हेल्प द पुअर, द पुअर, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। वैसे शुड भी लगा सकते हैं, लेकिन ज्यादातर मैंने ऑप्शन में शुड ही देखा है। और मस्ट भी लगा सकते हैं। हम मस्ट को तभी मानेंगे जब ऑप्शन में शुड ना हो, बट अगर ऑप्शन में वैसे तो दोनों ही करेक्ट है। कई बार मैंने ऑप्शन में शुड भी देखा है, कई बार मस्ट भी देखा है। एडवाइस देने के लिए शुड और मस्ट दोनों लगा लेते, बट अगर ऑप्शन में दोनों आया है और बाकी सारा चीज सेम है तो हम शुड को प्रायोरिटी देंगे। लेकिन अगर हमारे ऑप्शन में शुड नहीं है, हर चारों ऑप्शन में मस्ट लगा है, मस्ट से ही काम चलाएंगे। मस्ट भी लगा सकते हैं प्रियांशु, मस्ट भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर दोनों आ गया तो आप शुड को प्रायोरिटी देना। ठीक है, who knows you, you are known to, who knows you, तो बताऊंगी वो भी। अच्छा एक मिनट बताती हूँ इसका क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मार्क सेंटेंस है ना। देखिए एक स्टूडेंट ने पूछा कि मैम इसका बनाइए, who knows you, तब आपके दिमाग में आएगा कि मैम एक ऑप्शन में, जरा ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन पूछा है, रॉन्ग कर सकते हो। हु वाला में बाय आपने बोला है ना मैम कि जब भी वाक्य हु से शुरू हो तो उसका पैसिव बाय लगाना, बाय हुम आर यू नोन। एक ऑप्शन में ये आएगा, क्योंकि हर जगह हु का बाय हुम से बनता है, और एक जगह टू हुम आर यू नोन। अब देखो हर जगह मैंने आपको बताया है कि जब भी वाक्य में हु आ गया तो उसका पैसिव बाय हुम लगा के बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे नो वर्ड आ गया, और मैंने आपको बताया है कि नो वर्ड अपने साथ बाय नहीं लेता है, नो वर्ड टू लेता है। ऐसा सेंटेंस लिखा था ना, बताया था ना, आई नो हिम, तो ही इज नोन बाय मी नहीं होगा, ही इज नोन बाय मी नहीं होगा, टू मी होगा, क्योंकि नोन वर्ड हमेशा अपने साथ टू लेता है, इसीलिए ये वाला होगा। क्या क्या बोल रहे हो भाई रूपक, हु नोज यू, इसको हमें ऑब्जेक्ट था, सब्जेक्ट बनाना है ना, तो बाय हुम, यू के साथ इस थोड़ी होगा, आर, बाय हुम, टू हुम आर यू नोन, आर के साथ विद। ठीक है, तो सजेशन वाला में मस्ट भी लगा सकते हो, शुड भी लगा सकते हो, दोनों आ गया तो शुड को प्रायोरिटी देना। अब बताओ, डोंट लाफ एट मी, इसका क्या होगा? डोंट लाफ एट मी,
मेरे ऊपर मत हंसो, ऑर्डर दिया जा रहा है ना, डोंट लाफ एट मी, लेट मी, ये ऑर्डर वाला सेंटेंस है, ऑर्डर वाला सेंटेंस लेट से हो सकता है ना, लेट मी बी लाफ्ड है, बी लाफ्ड का मतलब होता है कि मेरे ऊपर हंसो, बट क्वेश्चन में बोल रहे हैं मेरे ऊपर मत हंसो, नॉट लगेगा ना, नॉट लगेगा। और आई एम लाफ्ड एट, ये भी हो गया, लेट मी बी नॉट लाफ्ड, और यहां से एट उड़ा दिया, लाफ के साथ एट है तो यहां भी एट रहना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया, आंसर सेकंड हो गया सेकंड। लेकिन ये भी ना सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, अब क्या करोगे, ऑप्शन में इसने ये दे दिया है तो हमें भी ये चुनना है, बट सपोज ये भी ऑप्शन में रहता और एक ऑप्शन में रहता लेट मी नॉट बी लाफ्ड एट, देखो ये ऑप्शन आपके एग्जाम का ही है, लेकिन इन्होंने बाकी तीनों तो फिट नहीं बैठ रहा है, तो हमें अल्टीमेटली इसी को चूज करना है, बट ये भी पूरी तरह से सही नहीं है, इसको करेक्ट ये होना चाहिए था, लेट मी नॉट को पहले ले आओ और फिर बी के बाद थर्ड फॉर्म डालो, मतलब करेक्ट यही वाला है, बट ये वाला नहीं है तो हमें इसी से काम चलाना है, बट अगर दोनों आ जाता तो हमें इसको चुनना है, क्योंकि हमें बी के तुरंत बाद थर्ड फॉर्म लाना है, लेकिन यहाँ पे बी के बाद नॉट लगा के तब थर्ड फॉर्म लगाया, नहीं, हमें क्या करना है कि नॉट को पहले ले आना है, नॉट को पहले ले आना और बी के तुरंत बाद V3 लाना, मतलब करेक्ट तो यही होगा। टेंस का शीट मैंने डलवा दिया है, आज मैं आपको वॉइस का भी शीट डलवा दूंगी। हेलो, ठीक है, ओके। यही वाला करेक्ट है, लेट मी बी नॉट लाफ्ड नहीं होगा, नॉट बी लाफ्ड। चलो नेक्स्ट वाला, लेट मी डू दिस। कभी कभी क्या होता है ना, कि कभी कभी मैंने क्या बोला कि जब सेंटेंस में ऑर्डर आ गया, ऑर्डर वाले सेंटेंस में हम लेट प्लस बी प्लस V3 लगा के बनाते हैं, लेट प्लस बी प्लस V3 लगा के बनाते हैं, लेकिन कभी कभी हमारा वाक्य अगर लेट से शुरू हो, लेट से शुरू हो, ठीक है, तो हम भी लेट ही से उसको रखेंगे, लेट मी डू दिस, मुझे ये करने दिया जाए, ठीक है। और कभी भी ना लेट के बाद आई मत लगाना, क्यों, लेट वर्ब है और वर्ब के बाद सब्जेक्ट नहीं आता, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, तो क्या होगा, मी है तो अस डाल दिया, ये तो ऐसे ही गलत है, लेट बी डन और दिस को गायब कर दिया है, मुझे ये काम करने दिया जाए, तो लेट दिस, लेट के बाद बी लगा के और फिर थर्ड फॉर्म लगा के पैसिव बनाना, ठीक है। और ये तो ऐसे, ये तो पैसिव है ही नहीं, इसको तो थर्ड फॉर्म मिला ही नहीं। लेट दिस बी डन बाय मी, थर्ड वाला, डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट सून, सारे नेसेसरी टेस्ट को अच्छे से करवा लो, ठीक है। ऑल द नेसेसरी टेस्ट मे बी डन तो नहीं होगा, क्योंकि मे पॉसिबिलिटी बताता है, पॉसिबिलिटी में मतलब टेस्ट करवा भी सकते हो, नहीं भी करवा सकते हो, बट यहाँ बोला जा रहा है कि करवा लें। लेट ऑल द नेसेसरी टेस्ट बी डन सून, लेट ऑल द नेसेसरी टेस्ट वर, ये तो नहीं होगा, क्योंकि लेट के बाद बी लगा के तब थर्ड फॉर्म उड़े, वर लगा दिया, ये भी हट। और ऑल द नेसेसरी टेस्ट हैव टू बी डन भी नहीं होगा, हैव भी नहीं होगा, लेट के साथ ये वाला बी लगा के V3, यहाँ पे उसको बोला जा रहा है कि सारा टेस्ट करवा लो, खाली आप सिर्फ और सिर्फ अपना आंसर नोट करिए।
ठीक है, सेकंड वाला होगा। अब आ जाओ थर्ड वाले पे, क्लोज द डोर। क्लोज द डोर एक ऑर्डर है, द डोर आर टू बी क्लोज्ड नहीं होगा, ऑर्डर दिया जा रहा, आर वगैरह नहीं लगाओ। और लेट द डोर्स आर क्लोज भी नहीं होगा, बी लगा के होगा, लेट द डोर्स बी क्लोज्ड। देखो ये जो है ना, सारे नेसेसरी टेस्ट करवा लो। इसको हम ऑर्डर के सेंस में भी ले सकते हैं, इसको हम सजेशन के सेंस में भी ले सकते हैं। सारे टेस्ट करवा लीजिए आप, डू ऑल द नेसेसरी टेस्ट। तो हम इसको ऑर्डर भी ले सकते हैं या सजेशन भी दिया जा सकता है, बट यहाँ सजेशन वाला कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो हम इसको ऑर्डर मानेंगे और लेट से करेंगे। क्लोज द डोर, लेट द डोर्स बी क्लोज। फटाफट उतारिए इसको, आज वॉइस खत्म करना। नेक्स्ट, one should avoid honking the horn unnecessarily। बिना मतलब का हॉर्न बजाना, कुछ लोग होते हैं ना बिना मतलब का गाड़ी का हॉर्न बजाते रहते हैं, इसको अवॉइड करना चाहिए। नॉइज पोल्यूशन होता है, साउंड पोल्यूशन। तो वन शुड अवॉइड, चलो यहाँ तो इन्होंने शुड डाला है, अगर हमारे वाक्य में शुड है तो आप बोलोगे मैम ऑट टू भी तो एडवाइज होता है, शुड भी तो एडवाइज ही होता है, और मस्ट भी तो एडवाइज ही होता है, क्योंकि हमने मॉडल वर्ब में पढ़ा है कि ऑट टू से भी एडवाइस देते हैं, कैन से तो नहीं देते। बट चूंकि यहाँ पे शुड वर्ड यूज है तो आपको भी शुड ही वाले ऑप्शन पे रखना है, ठीक है। और ऐसे भी सजेशन के लिए ऑट टू और मस्ट भी आ गया और बाकी सारा चीज सेम है, तो हम शुड को प्रायोरिटी देंगे, विल गिव प्रायोरिटी टू शुड। सिक्स्थ वाला पे आ जाइए, और भी है। वन शुड नॉट गिव अनसॉलिसिटेटेड एडवाइस, बिना मांगे एडवाइस नहीं देना चाहिए। तो यहाँ देखो अनसॉलिसिटेटेड एडवाइस शुड नॉट बी गिवन, ये तो इजी है, मे कांट और ये सब तो नहीं हो। एडवाइस दिया जा रहा है, एडवाइस के लिए वाक्य में भी शुड लगा है और आपको भी शुड वाले ऑप्शन को प्रायोरिटी देना है। नेक्स्ट, अनसॉलिसिटेटेड मतलब बिना मांगे एडवाइस किसी को नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट, वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स डिजर्व रिस्पेक्ट तो होगा नहीं, मस्ट है तो आपको भी मस्ट ही करना है। ओके, वी मस्ट द रिस्पेक्ट द एल्डर्स, वी मस्ट द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। अब बताओ कि किसको प्रायोरिटी दो, द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड और द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय अस। हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। हाँ, हम सबको अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। देखो वैसे तो दोनों करेक्ट है, ओके दोनों करेक्ट है। अगर दोनों आ गया है, दोनों वी का अस है, दोनों आ गया है, कुछ भी बोल रहे हैं, दोनों आ गया, क्योंकि अस को हम वेग मान सकते हैं, ठीक है। हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए,
एक मिनट ऐसा रहता। देखो अब थोड़ा सा ध्यान देना है। इसमें क्या करना है ना, अगर सेंटेंस ऐसा रहता, वी मस्ट, ध्यान देना जरा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा परेशान करने वाला है। अगर ये क्वेश्चन ऐसा रहता, वी मस्ट रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, हमें अपने बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अपने से बड़ों। और एक जगह रहता, वी मस्ट रिस्पेक्ट द एल्डर्स। जरा दोनों सेंटेंस में डिफरेंस देखना। वी का ही आवर लगा है, ठीक है, वी का ही आवर लगा है, तो हमें यहाँ पे लिखना है आवर एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड। बस आवर एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड लगा के छोड़ देना, ठीक है। आवर एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय अस मतलब भी हमारे ही है, ओके, और आवर ही हमारे एल्डर्स की रिस्पेक्ट हम ही करेंगे ना, तो यहाँ पे बाय अस मत लगाना। लेकिन अगर द एल्डर्स आ गया है ना, द एल्डर्स जितने भी बड़े लोग हैं, ओके, आपके बड़े नहीं, आपके बड़े मतलब आपके रिलेशन में आपसे जितने बड़े हैं, और यहाँ तो कोई भी बड़े बुजुर्ग की रिस्पेक्ट करना है, तो यहाँ पे बाय लगाना, द एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय अस। यहाँ पे आपने आवर लगा दिया, तो आवर लगा दिया, आवर एल्डर्स मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय अस लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे एल्डर्स की रिस्पेक्ट हम ही तो करेंगे, बाय अस मत लगाना। बट यहाँ पे द एल्डर्स मतलब दूसरे फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, दूसरे एल्डर मतलब आप, हो सकता है ये आपके फैमिली मेंबर नहीं हो, आप कहीं ट्रेन में कहीं भी वो मिल जाए, तब यहाँ पे बाय अस लगाना, ठीक है। और यहाँ पे द लगा है ना, द लगा है, ठीक है, तो यहाँ पे बाय अस लगाओगे। हमारे द्वारा, हमारे पड़ोसी के बड़े लोग को भी करना है, समाज में जितने भी बड़े लोग हैं करना है, थर्ड होगा, थर्ड ही होगा। ये याद रखना, आंसर भी एसएससी ने थर्ड ही दिया था। द ट्रेटर शुड बी डेड, शॉट डेड। ट्रेटर्स मतलब गद्दार को शॉट डेड कर देना चाहिए था। तो ये तो पैसिव हो गया ना, मॉडल वर्ब के बाद बी लगा के थर्ड फॉर्म पैसिव है। अब हमें इसका एक्टिव चुनना है, तो इसका एक्टिव क्या होगा, शुड हैव शॉट। इसको तो उन्होंने परफेक्ट बना दिया, बट ये तो सिंपल प्रेजेंट में जा रहा है, परफेक्ट नहीं आ, और इसको फ्यूचर बना दिया, फ्यूचर भी नहीं जाएगा। और शुड है तो आपको भी शुड रखोगे ना, दे शुड शूट द ट्रेटर्स, ये एक्टिव वॉइस में, और इसी का शुड बी शॉट लगा दिया है पैसिव। ठीक है, दे शॉट द ट्रेटर्स डेड, शुड को नीचे वाले में गायब कर दिया। नेक्स्ट आ जाओ, ओपन द विंडो, ये भी इजी है, ऑर्डर कर रहे हैं, लेट द विंडो बी ओपन्ड, लेट द विंडो बी ओपन्ड। नेक्स्ट, डू नॉट इन्फॉर्म द पुलिस अबाउट द रॉबरी, पुलिस को इन्फॉर्म मत करना चोरी के बारे में।
ठीक है, तो पुलिस नीड टू बी इन्फॉर्म्ड मतलब पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, करना नहीं चाहिए, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना है। तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है ना, इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होता है, ठीक है। और जब इम्पेरेटिव सेंटेंस वर्ब से शुरू होगा तो उसका पैसिव लेट लगा के बनेगा ना, लेट नॉट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड। और यहाँ पे ये लेट द पुलिस बी इन्फॉर्म्ड नहीं होगा, पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करना है, नहीं करना है। बाकी तीनों में, दो लास्ट के दोनों में तो वो बोल रहे हैं कि करना है इन्फॉर्म। ऑप्शन वाला इजी लगता है ना, ऑप्शन के साथ भी आता है, बगैर ऑप्शन वाला। चलो अब ये हो गया। कभी कभी, कभी कभी क्या होता है ना कि एक चीज और बताना है मुझे, लेट वाला चला गया। हाँ, मैंने क्या बोला है थोड़ा सा यहाँ पे नोट करो, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको बोला है कि जब भी सेंटेंस में ऑर्डर का सेंस आए, ऑर्डर का सेंस आए तो वहां पे लेट लगा के पैसिव लगाना, लेट प्लस बी प्लस V3। जैसे जैसे लिखा मैंने, शट द डोर, दरवाजे को बंद करो, ऑर्डर दिया जा रहा है और ऑर्डर वाला सेंटेंस है तो आपने लेट लगा के बनाया, लेट द डोर बी शट। ठीक है, शट का थर्ड फॉर्म भी शट ही होता है। लेकिन ये जो लेट वर्ड है ना, ये ऑर्डर के सेंस में तो हम यूज करते ही हैं, लेट द डोर बी शट, इसमें तो ऑर्डर यूज हुआ है। कभी कभी हम ये लेट परमिशन के सेंस में भी यूज करते हैं, कभी कभी ये लेट सजेशन के सेंस में भी यूज करते हैं। ठीक है, लेट वर्ड का यूज कभी कभी ऑर्डर के सेंस में तो हो ही रहा है, जैसे ऑर्डर के सेंस में लेट द डोर बी क्लोज्ड, ये तो ऑर्डर वाला सेंस हो गया। यहाँ का लेट ऑर्डर बता रहा है। फिर मैंने लिखा लेट मी एंटर द रूम, मेरे को रूम के अंदर आने दिया जाए, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, परमिशन मांगा जा रहा है। और फिर मैंने लिखा लेट अस गो फॉर अ पिकनिक, चलो पिकनिक के लिए चलते हैं, या लेट अस हेल्प द पुअर, ये सब तो सजेशन का सेंस आ रहा है ना। तो लेट वर्ड से हम अलग अलग सेंस में जा सकते हैं। अभी तो हमने लेट का ऑर्डर वाला किया कि लेट तो ऑर्डर बता ही रहा है, लेट मी कम इन, लेट मी डू द वर्क, मेरे को काम करने दिया जाए, मेरे को रूम के अंदर आने दिया जाए, परमिशन मांगा जा रहा है। लेट्स हेल्प, जैसे लेट अस हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद की जाए। लेट अस गो फॉर अ पिकनिक, सुझाव दे रहे हैं कि चलो पिकनिक के लिए चला जाए। ओके ठीक है, ये वाला लिखिए, ये वाला उतारिए। उसके बाद सेंटेंस के अकॉर्डिंग कहाँ सजेशन दे रहा है, कहाँ पे परमिशन का सेंस है, कहाँ पे ऑर्डर का सेंस है, उसमें फिर हम लोग करेंगे। लिख लिया है ना सबने कि लेट क्या क्या बता सकता है। अब आपका देखो कैसे आएगा। ये वाला उतारना। हाँ, अब देखना सेंटेंस, लेट अस हेल्प द पुअर, लेट देम प्ले, यहीं पे देती लेट मी डू दिस,
यहाँ पे अलग से लिखवा रही हूँ। क्या करें, मैंने लिखा लेट अस हेल्प द पुअर, चलो गरीबों की मदद की जाए। तो ये एक सजेशन है, सजेशन का सेंस जा रहा है ना। ओके, और फिर मैंने लिखा लेट अस ऑर्गेनाइज अ पार्टी, चलो एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया जाए। यहाँ भी सजेशन का सेंस जा रहा है। और मैंने बोला था ना कि कभी कभी लेट वाला सेंटेंस लेट से भी स्टार्ट हो सकता है। ओके, लेकिन यहाँ पे क्या का सेंस जा रहा है, लेट अस हेल्प द पुअर, चलो गरीबों की मदद की जाए, तो सजेशन का सेंस आ रहा है ना। और जहाँ सजेशन का सेंस आ रहा है तो वहां पे हम शुड लगा सकते हैं। ओके, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, गरीबों की मदद होनी चाहिए। सजेशन का सेंस आ रहा है, यहाँ भी सजेशन का सेंस आ रहा है, यहाँ भी सजेशन का सेंस आ रहा है, तो आप शुड लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ लेट से सजेशन का सेंस आ रहा है, ऑर्डर का सेंस नहीं आ रहा। और सजेशन के लिए शुड लगा दो, अ पार्टी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड। ये तो सजेशन वाला सेंस आ गया। अब मैंने लिखा, अब मैं लेट को परमिशन के लिए लिख रही हूँ। मैंने लिखा लेट मी एंटर द रूम, मेरे को रूम में एंटर करने दिया जाए। ठीक है, और कैसे ऑप्शन में आता है बता रही हूँ। यहाँ परमिशन का सेंस है, ये क्वेश्चन आया। ओके, लेट मी एंटर द रूम, ये क्वेश्चन आया, और ऑप्शन में ऐसा दे देंगे, आई मे बी अलाउड टू एंटर द रूम, मेरे को अलाउ किया जाना चाहिए रूम में एंटर के लिए, टू एंटर द रूम, ये आएगा। और हमेशा यही ऑप्शन आता है, और बच्चे इसी को रॉन्ग समझ देते हैं। ये बच्चे इसको रॉन्ग समझ देते हैं कि लेते हैं कि अरे मे कहाँ से आ गया, मे तो पॉसिबिलिटी का सेंस है, मे पॉसिबिलिटी का सेंस है, बट यहाँ तो परमिशन मांगा जा रहा है। जब मैंने आपको मॉडल वर्ब पढ़ाया था उसमें मैंने आपको बताया था ना कि मे पॉसिबिलिटी बताता है। ठीक है, मे पॉसिबिलिटी बताता है कि बारिश हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। मे आई कम इन में मे परमिशन के लिए यूज करते हैं। मे गॉड गिव यू सक्सेस, मे हम किसी को आशीर्वाद देने के लिए भी यूज कर सकते हैं। हम खाना खाते हैं ताकि हम जी सके, हम मे पर्पस के लिए भी यूज करते हैं। ये सब मैंने जब आपको मॉडल वर्ब पढ़ाया था उसमें जब मैं मे पढ़ा रही थी तो सब पढ़ा दिया था। तो आप बोलोगे मैम इस क्वेश्चन में तो कहीं भी वाक्य में मे वर्ड यूज है ही नहीं, लेकिन कहाँ से यहाँ मे आ गया? क्योंकि इस वाक्य में क्या का सेंस आ रहा है, परमिशन का, मेरे को रूम के अंदर एंटर किया जाए, और हम परमिशन के लिए तो मे लगा ही सकते हैं। आई मे बी अलाउड, तो इस ऑप्शन को गलत नहीं मानना, यही आंसर करेक्ट है। कुछ को लगेगा ना कि कहाँ से मे आ गया, क्वेश्चन में कहीं मे वगैरह है नहीं, कहाँ से आ गया। ठीक है, कभी कभी जैसे जैसे ये सेंटेंस आया, मे आ गया, मे वाले ऑप्शन को गलत मत मानना, प्रीवियस पेपर में ये मिलेगा मे वाले ऑप्शन के साथ। लेकिन मे तभी लगाओगे ना जहां का लेट परमिशन का सेंस आए, जहां का लेट एडवाइस वगैरह का सेंस आ रहा है वहां पे शुड लगाना, मे मत लगाना। जैसे लिखा मैंने लेट मी डू दिस, तो कभी कभी हम लेट वाले को लेट से भी शुरू करते हैं। जैसे मैंने ये वाला अभी दिया था कुछ देर पहले, लेट मी डू दिस, तो मैंने लिखा था लेट दिस बी डन बाय मी। ठीक है, ये भी करेक्ट है। लेकिन सपोज ये ऑप्शन नहीं होता तो ऐसा भी, लेट मुझे ये करने दिया जाए, मेरे को ये करने के लिए अलाउ किया जाए, परमिशन का सेंस है ना, तो हम ये भी लिख सकते थे।
आई मे बी अलाउड, आई मे बी अलाउड टू डू दिस, ये भी कहीं से गलत नहीं था। यहाँ पे मैंने लेट लगा के किया, लेट के बाद बी लगा के V3, और यहाँ मॉडल वर्ब के बाद बी लगा के V3, और यहाँ मैं इसलिए लगाया ना, शुड नहीं लगा सके क्योंकि परमिशन का सेंस। सपोज ये ऑप्शन नहीं रहता तो ये भी लगा सकते, आई मे बी अलाउड, क्योंकि यहाँ परमिशन का सेंस आ रहा, तो मे वाले को कहीं से प्लीज गलत नहीं मानना है। ठीक है, तो लेट वाला थोड़ा सा ध्यान रखना है। और पैसिव ऑफ मॉडल वर्ब्स, ठीक है, पैसिव ऑफ मॉडल वर्ब्स यहाँ पे वैसे मुझे बहुत ज्यादा पढ़ाने की जरूरत है नहीं, साथ में मैंने पढ़ा ही दिया, बट अगर चाहो तो लिख सकते हो। मॉडल वर्ब्स में शुड है तो शुड ही रखना है, कुड है तो कुड ही रखना है, कैन है तो कैन ही रखना है। सिर्फ ये थोड़ा सा विल और शैल में बदलता है। फर्स्ट पर्सन के साथ आई और वी के साथ शैल लगाना, और सेकंड पर्सन के साथ यू के साथ, ही के साथ, शी के साथ विल लगाना। देखो यहीं पे आप लिख सकते हो वी कुड डू इट, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है, तो इसी का बना दिया इट का, इट कुड बी डन बाय अस, मॉडल वर्ब के साथ बी लगा के V3, ठीक है। फिर ही माइट सफर अ ग्रेट लॉस, माइट है तो आप भी माइट ही रखना, अ ग्रेट लॉस में मत बदलना, टेंस नहीं बदलना है, माइट बी सफर्ड बाय हिम। आई शैल टेक हर टू द हॉस्पिटल, आप बोलोगे मैम यहाँ कुड था तो आपने कुड डाला, यहाँ माइट था तो यहाँ माइट डाला, बट यहाँ आपने शैल को विल में क्यों बदल दिया? क्योंकि ये जो शैल था ये फर्स्ट पर्सन के लिए था, ठीक है। आई शैल टेक हर टू द हॉस्पिटल, मैं उसको हॉस्पिटल ले जाऊंगी, तो मैंने जो शैल आई के लिए डाला, लेकिन अब मेरे को अपना सब्जेक्ट हर को बनाना है, शी, और शी के साथ शैल नहीं लगाएंगे, विल लगा देंगे, शील बी टेकन टू द हॉस्पिटल बाय मी। और कभी कभी भी ना ऐसा सेंटेंस मत लिखना, आई बी अलाउड नहीं होगा कभी भी, कभी भी। अच्छा एक चीज मैं आपको और बताऊं, एक चीज आपको और बताना है, पहले आप इसको लिखो, ओके, शील बी टेकन टू द हॉस्पिटल में। तो मॉडल वर्ब्स में सिर्फ विल शैल देखना है। वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, तो यहाँ भी ऑट टू है, तो यहाँ भी ऑट टू ही रखना, ऑट टू के साथ बी लगा के V3, और आवर पेरेंट्स है, हमारे पेरेंट्स को बाय अस लगाने की जरूरत नहीं, हमारे पेरेंट्स को हम ही रिस्पेक्ट करेंगे, ठीक है। तो वी ऑट टू रिस्पेक्ट आवर पेरेंट्स ऑट टू बी रिस्पेक्टेड, बाय अस मत लगाना, बायस। अच्छा एक चीज और याद रखना, चाहे तो वहां भी लिख सकते हो या यहीं भी लिख सकते हो, ये जो बी वर्ब है ना, जहां पे मैंने बी का फॉर्म्स पढ़ाया था, ये बी वर्ब को कभी भी अकेले यूज नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे मैंने लिखा बी वर्ब कभी भी अकेला यूज नहीं होता है, उसके पहले क्या हो गया सिग्नल,
अचानक से ब्लैंक हो गया था, सिग्नल इशू दिखा रहा था। ये जो बी वर्ब्स है ना, ब्लैक स्क्रीन हो गया था, अब सही है। ये जो बी वर्ब्स है इसको कभी भी अकेले यूज मत करना। ही बी रिस्पेक्टेड नहीं होगा। ये बी वर्ब को किसी ना किसी वर्ब के सहारे की जरूरत है, या ही कोई भी मॉडल वर्ब लगा दो, ही विल बी रिस्पेक्टेड, या ही मे बी रिस्पेक्टेड, या ही शुड बी रिस्पेक्टेड। ठीक है, तो कभी भी बी वर्ब वाक्य में अकेले नहीं आता है, उसको किसी ना किसी के सहारे की जरूरत होती है। या तो कोई मॉडल वर्ब लगा दो, या लेट लगा के भी कर सकते हैं, लेट हिम बी रिस्पेक्टेड। तो कभी भी बी वर्ब वाक्य में अकेला नहीं आएगा। लेट भी तो वर्ब है, उसको किसी न किसी वर्ब के सहारे की जरूरत। जैसे यहाँ बी को कोई भी मॉडल के सहारे की जरूरत है, यहाँ बी भी अकेले नहीं आ सकता है, उसको लेट के साथ आएगा, या तो लेट के साथ आएगा या तो किसी मॉडल के साथ आएगा। ठीक है, लेकिन एक ऐसा वाक्य है जहां पे बी वर्ब अकेला आ सकता है। कौन से वाक्य में? इंपेरेटिव सेंटेंस में। इंपेरेटिव सेंटेंस में जो वर्ब से स्टार्ट होता, बोलते हैं ना, बी क्वाइट, ओके, बी ऑनेस्ट, बी फेथफुल। तो आप बोलोगे मैम यहाँ तो बी वर्ब को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, बी क्वाइट मतलब शांत रहो, ऑर्डर किया जा रहा है, ईमानदार रहो, ठीक है, वफादार रहो। तो इंपेरेटिव सेंटेंस कौन सा सेंटेंस होता है? इंपेरेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जो वर्ब से शुरू है। तो इंपेरेटिव सेंटेंस में बी वर्ब को किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, वो अकेला आ सकता है। बट ये इंपेरेटिव सेंटेंस नहीं है ना, क्योंकि इंपेरेटिव सेंटेंस तो वर्ब से शुरू होता है, ये सेंटेंस तो सब्जेक्ट से शुरू है, सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे बी वर्ब अकेला नहीं आएगा, उसको किसी ना किसी के सहारे की जरूरत है। ठीक है, ये लिख लीजिएगा साइड में कहीं। और एक चीज मुझे और बताना था जो कि मैंने वहां पे मिस किया था, बाद में मुझे याद आया, ये तो लिख लिया होगा। जब मैं आपको वो पढ़ा रही थी ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थोड़ा सा वहां पे जगह है तो लिख लेना। ठीक है, कॉपी तो आपके पास ही होगा। एक तो याद रखो कि बी वर्ब वाक्य में कभी अकेला नहीं आता है, आता भी है तो इंपेरेटिव सेंटेंस में, किसी को ऑन ऑर्डर दिया जा रहा है, रिक्वेस्ट किया जा रहा है, वो वाले सेंटेंस में। ठीक है, बी पोलाइट, बी क्वाइट। बट नॉर्मल सेंटेंस में जो सब्जेक्ट से स्टार्ट होता है उसमें बी वर्ब अकेला नहीं है। अब मैंने लिखा ही इज ऑलवेज, ही इज ऑलवेज हेल्पिंग मी। क्या ये सेंटेंस करेक्ट है? या ही इज ऑलवेज कमिंग ऑन टाइम? ये एक कैसा हैबिट है? ये एक कैसा हैबिट है? ये एक पॉजिटिव हैबिट है। किसी की हेल्प करना पॉजिटिव हैबिट है, ठीक है, और किसी का टाइम पे आना ये भी एक पॉजिटिव हैबिट है। जो काम आप हमेशा करते हो, तो जैसे इज हेल्पिंग, मैंने क्या बोला कि ही हेल्प्स द पुअर, ही हेल्प्स द पुअर मतलब वो गरीबों की मदद करता है अक्सर। और यहाँ में मैंने बोला ही इज हेल्पिंग द पुअर, वो गरीबों की मदद कर रहा है। इसका मतलब है कि हमेशा नहीं करता है। ये जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना, ये टेम्परेरी एक्शन है और ये इसका परमानेंट रूटीन है। ठीक है, मैंने आपको ये 10th चैप्टर में पढ़ाया था, ही हेल्प्स द पुअर, वो गरीबों की मदद करता है अक्सर। बट यहाँ पे अक्सर का सेंस नहीं आ रहा है, वो गरीबों की मदद कर रहा है, ये इसका टेम्परेरी एक्शन है जो कंटिन्यूअस में चल रहा है। ठीक है, ये आपको पढ़ाया था। अब देखो ही इज ऑलवेज कमिंग ऑन टाइम, तो ये पॉजिटिव हैबिट है। ठीक है, पॉजिटिव हैबिट है, तो यहाँ पे आप सिंपल प्रेजेंट रखना, वो हमेशा मेरी हेल्प करता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है ही ऑलवेज
हेल्प्स मी, ठीक है, ही ऑलवेज हेल्प्स मी, और वो हमेशा टाइम पे आता है, तो ही ऑलवेज कम्स ऑन टाइम। जो काम आप जो काम आप रूटीन में करते हो, जो काम आप रूटीन में करते हो, तो वो प्रेजेंट टेंस होना चाहिए, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं। लेकिन अगर किसी की नेगेटिव हैबिट है, ओके, किसी की नेगेटिव हैबिट है ना, तो हम उसको कंटिन्यूअस में लिख सकते हैं। नेगेटिव हैबिट का मतलब समझ रहे हो? जैसे मैंने लिखा ही नेवर हेल्प्स मी, ये भी सब या ऐसा लिखा मैंने, he always makes the same mistake, बार बार यही गलती करता है, he always makes the same mistake। और दूसरा लिखा मैंने, he is always, कोई काम आप बार बार गलत कर रहे हो ना, हम कंटिन्यूअस में भी लिख सकते हैं, he is always making the same mistake, बार बार एक ही गलती दोहराता है, ठीक है। तो अब आपके दिमाग में आएगा कि चलो आपको ये तो पता है कि जो काम आप एवरीडे करते हो उसको तो उसको प्रेजेंट में रखते हैं, सिंपल प्रेजेंट, रूटीन हैबिट के लिए सिंपल प्रेजेंट है, यहाँ भी सिंपल प्रेजेंट है, सही है, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। वैसे करेक्ट तो दोनों ही है, करेक्ट दोनों है, आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होगा। वो बार बार एक ही गलती करता है, एक ही गलती करने की उसकी हैबिट हो गई, तो ये तो सिंपल प्रेजेंट है। आपको कंफ्यूजन होगा इसमें कि ही इज ऑलवेज मेकिंग द सेम मिस्टेक, तो आपको लगेगा अरे वो बार बार एक ही गलती करता है, ये तो उसका परमानेंट हैबिट है, और परमानेंट हैबिट तो सिंपल प्रेजेंट में होना चाहिए। तो आप इसको इज मेकिंग हटा के मिक्स करने की कोशिश करोगे, बट ये सही है। कभी कभी वैसे तो पॉजिटिव हैबिट को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही लिखते हैं, बट अगर कोई हैबिट नेगेटिव है तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अलावा कंटिन्यूअस में भी लिख सकते हैं। ये दिखाने के लिए ना, मतलब उसका बार बार गलत चीज करने का हैबिट अभी भी चल रहा है, तो नेगेटिव हैबिट्स को हम कंटिन्यूअस में भी रख सकते हैं, ठीक है। अभी अभी इतने ज्यादा इनविटेशन कार्ड्स आ रहे हैं, हमारे सारे स्टूडेंट्स की शादी हो रही, तो हम नेगेटिव पॉजिटिव हैबिट को कंटिन्यूअस में नहीं रख सकते, ओके, बट नेगेटिव हैबिट्स को हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के अलावा कंटिन्यूअस में भी रख सकते, तो उसको गलत नहीं मानना। देख लिया सबने? हाँ, नेगेटिव वाले को हम कंटिन्यूअस में भी लिख सकते हैं और सिंपल प्रेजेंट में भी लिख सकते हैं, बट पॉजिटिव वाले को हमेशा सिंपल प्रेजेंट टेंस, बट नेगेटिव वाले को कंटिन्यूअस में भी लिख सकते हैं। अब आ जाओ, कभी कभी पैसिव ऑफ, अब ज्यादा नहीं बचा है, थोड़ा ही सा बचा है, पैसिव ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ्स। कोई भी सेंटेंस यूनिवर्सल ट्रूथ में हो, ओके, या हैबिचुअल एक्शन हो, कोई जनरल स्टेटमेंट के रूप में हो, उसका पैसिव कैसे बनाएं? बता रही हूँ, जैसे मैंने लिखा
द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, द सन राइजेज इन द ईस्ट, ये क्या है? ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है। फिर मैंने लिखा मैन इज मॉर्टल, इसमें थोड़ा सा मैन इज मॉर्टल, हर मैन जिसने जन्म लिया है सबको एक न एक दिन मरना है। फिर लिखा मैंने ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी ही सर्वश्रेष्ठ नीति है। तो ये एक जनरल बात है जिसको सब लोग मानते हैं। अब इसका कैसे बनेगा? तो जब भी जनरल स्टेटमेंट आ गया, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आ गया, तो आपको स्टूडेंट्स की शादी में ना, मतलब एक दो जिसकी दिल्ली में होती है चली जाती हूँ, बट एक आदर्श है, आदर्श की शादी है। आदर्श याद है, मैंने एक इंटरव्यू लिया था उस बच्चे का जो बिहार से था, जिसका रैंक 11 था, 2-3 साल पहले लिया। पहला इंटरव्यू शायद इसी बच्चे का लिया था, बिहार से था बच्चा, तो उसका रैंक 11 था, उसी की शादी है। उसने इनविटेशन भेजा है। दिल्ली में होता है तो मैं चली जाती हूँ, बट दूर होता है पॉसिबल नहीं होता। और क्या दिक्कत है, स्टूडेंट्स की शादी में जाके देखूंगी ना कि किसको पार्टनर चुना है। कहीं मेरी वही स्टूडेंट तो नहीं है जो मेरे क्लास में भी बैच में थी। कौन सा लाइफ पार्टनर चुना है? अभी अभी केशव की भी शादी है केशव भी ऑल्सो उसका उसका भी एंगेजमेंट हो गया, अभी उसकी भी शादी है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसमें यूनिवर्सल ट्रूथ में, जनरल स्टेटमेंट में आपको अपने से एक लाइन ऐड करना होगा, ये वाला, इट इज सेड दैट। ये भी ऐड कर देख लेना आपके ऑप्शन में क्या है। इट इज सेड दैट भी हो सकता है, इट इज नोन, इट इज सेड दैट भी होता है, या इट इज वेल सेड दैट भी लगा सकते हैं। इट इज नोन दैट ये भी लगा सकते हैं, और इट इज नोन टू अस दैट, ये अपने से जुड़ा हुआ रहेगा, और फिर उतार देना। ऐसा कहा गया है कि सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन, कुछ भी ये लगा हुआ आ सकता है। देख लेना क्या है, इट इज सेड दैट भी आ सकता है, इट इज वेल सेड दैट, इट इज नोन दैट, या इट इज नोन टू अस दैट, ये अपने से जोड़ना और पूरा उतार देना। दैट द सन राइजेस इन द ईस्ट, यहाँ भी वही है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, द सन राइजेस इन द ईस्ट, उतार देना। ठीक है, आप बोलोगे मैम इसका पैसिव कैसे बन गया? पैसिव बन गया ना, इज एम आर के बाद V3 लगा दिया, इसके बाद V3 नोन लगा दिया, पैसिव बन गया। हाँ, अपनी शादी में इनवाइट करना, पहले सिलेक्शन ले लो। मैन इज मॉर्टल, तो ये भी कर सकते हो, इट इज नोन दैट, ऐसा कहा गया है कि मैन नश्वर है। इट इज नोन दैट भी हो सकता है, इट इज नोन टू अस भी लगा दिया, वो भी सही है। दैट लगा के और पूरा उतार दो, मैन इज मॉर्टल। ठीक है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो इट इज सेड दैट, इट इज नोन टू अस दैट, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इजी है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, उतार देना है उतना, कुछ भी आपका लगा हुआ आएगा। लिख के डन बोलिए, फिर आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा बचा हुआ है, कंप्लीट हो जाएगा आज। मैं शीट्स वगैरह डलवा दूंगी।
ठीक है, हो गया। हाँ, इसका कुछ क्वेश्चन होगा, ये वाला तो करवा दिया है। अब ये हो गया। ये वाला एक क्वेश्चन देखना तो बताना इसका कौन सा आंसर होगा, कौन सा आंसर होगा। वी ऑल नो दैट देयर इज ओनली वन गॉड, हम सब जानते हैं कि भगवान एक ही है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, कौन सा होगा? वी ऑल नो दैट, ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, पहला तो नहीं होगा। वी आर नोन, वी आर नोन का वी आर नोन का मतलब क्या है? हम जाने जाते हैं, हम जाने नहीं जाते हैं, हम जानते हैं। वी हैव ऑल नोन, वी हैव नोन का मतलब है, ये इसका तो टेंस ही बदल दिया, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है और इसको प्रेजेंट परफेक्ट कर दिया। वी हैव नोन मतलब हम जान चुके हैं, नहीं, हम अभी भी जानते हैं। और ओनली वन गॉड नहीं, इट इज नोन, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, तो ये वाला ऐड करोगे, इट इज नोन टू अस दैट देयर इज ओनली वन। फोर्थ वाला, एक्टिव पैसिव, मैंने कॉजेटिव वर्ब का तो एक्टिव पैसिव आपको कॉजेटिव वर्ब में समझा दिया है। ठीक है, आप कॉजेटिव वर्ब चैप्टर देखोगे ना, वहां मैंने बहुत डिटेल में एक्टिव पैसिव समझाया है। पॉजिटिव वर्ब का, पॉजिटिव वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जहां कर्ता खुद काम को नहीं करता है, कर्ता किसी से काम करवाता है। तो एक बार उसको चलो रिकैप करवा दूंगी। हाँ, अब देखो मैंने आपको क्या बोला, एक और रूल लिखना, छोटा छोटा रूल है, एक और रूल है, कहीं लिख लो। कभी कभी वाक्य में ऑब्जेक्ट ना होके एडजेक्टिव आ जाता है, जैसे लिखा मैंने शुगर इज स्वीट, या तो मैंने ऐसा लिखा शुगर टेस्ट स्वीट, यहाँ तो कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, शुगर हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है और टेस्ट वर्ब है और स्वीट ऑब्जेक्ट नहीं है। ऑब्जेक्ट होने के लिए नाउन या प्रोनाउन होना होगा, बट यहाँ शुगर की विशेषता बताई जा रही है तो ये एडजेक्टिव है। फिर मैंने लिखा वुड, वुड फील्स हार्ड, अगर हम लकड़ी को छूते हैं तो बहुत हार्ड होता है, तो हार्ड भी लकड़ी की विशेषता बता रहा है, एडजेक्टिव है। फिर मैंने लिखा क्विनाइन, क्विनाइन एक दवा है जो कि बहुत मलेरिया के लिए कड़वा होता है। ओके, क्विनाइन इज बिटर, बिटर का मतलब है कड़वा, कड़वा दवा है, एडजेक्टिव। तब इसका क्या बनेगा? ठीक है, इसका क्या बनेगा? शुगर टेस्ट स्वीट। इसमें आपको क्या करना है ना, अब बोलोगे मैम कोई ऑब्जेक्ट तो है नहीं, कैसे बनाए इसका? तो इसका ऐसे बनता है, टेस्ट वर्ड है ना, तो इसका ऐसे बनेगा, शुगर इज स्वीट। कैसे पता चलेगा कि चीनी मीठा होता है? टेस्ट करके। कैसे पता चलेगा कि लकड़ी हार्ड होता है? खा कर नहीं, छू कर। कैसे पता चलेगा कि कोई चीज कड़वा है? टेस्ट करके, टेस्ट करके। तो इसका बनेगा शुगर इज, एक ऑप्शन में देंगे ना, शुगर इज स्वीट व्हेन टेस्टेड। ठीक है, क्योंकि टेस्ट का सेकंड फॉर्म भी टेस्टेड ही होता है और टेस्ट का थर्ड फॉर्म भी टेस्टेड होता है। ठीक है, सेकंड फॉर्म भी टेस्टेड होता है, थर्ड फॉर्म भी टेस्टेड होता है। और एक ऑप्शन में देंगे शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड। चलो बताओ कौन सा करेक्ट? शुगर इज स्वीट व्हेन इट इज टेस्टेड या शुगर इज स्वीट व्हेन टेस्टेड? देखो पहला वाला गलत है, ओके, क्योंकि व्हेन टेस्टेड ये V2 फॉर्म है, लेकिन हमें V3 चाहिए। V3 कब आता है? इज लगाना होगा, क्योंकि इज MR के बाद ही तो पैसिव में V3 आता है, तो ये सही है, ये वाला सही, नीचे वाला सही है।
शुगर इज स्वीट व्हेन इट टेस्टेड नहीं होगा, व्हेन इट इज टेस्टेड। और ये जो किरण वाली बुक है ना, उसमें तो आंसर रॉन्ग दिया था, उसने इसको दे दिया था शुगर इज, पता नहीं अभी सुधारा है कि नहीं, शुगर इज टेस्टेड स्वीट, ये बिल्कुल भी आंसर नहीं है। ओके, शुगर इज टेस्टेड स्वीट, शुगर को टेस्ट किया जाता है स्वीट, शुगर को टेस्ट किया जाता है मीठा। अरे शुगर मीठा होता है जब हम उसको टेस्ट करते हैं। तो शुगर इज टेस्टेड स्वीट जिस बुक में भी आंसर दिया है ना, बिल्कुल नहीं होगा। शुगर इज स्वीट व्हेन टेस्टेड भी नहीं होगा, व्हेन इट इज टेस्टेड, व्हेन इट इज टेस्टेड। ठीक है, कभी ऐसा भी होता है, यहाँ तो टेस्ट वर्ड लगा दिया, लेकिन अगर ये वाक्य ऐसा होता, शुगर इज स्वीट, टेस्ट वर्ड लगा दिया तो आपने टेस्ट का V3 इज टेस्टेड किया। लेकिन अगर ऐसा भी आता ना, टेस्ट की जगह इज भी लगा होता, शुगर इज स्वीट, तो हमारा अंडरस्टूड है कि शुगर मीठा होता है, कैसे पता करेंगे, टेस्ट करके ना, तो उसका भी आंसर यही होगा, शुगर इज स्वीट। चूंकि यहाँ पे टेस्ट वर्ड नहीं है, यहाँ पे टेस्ट था तो हमने टेस्टेड किया, लेकिन यहाँ भी हम टेस्टेड ही करेंगे, क्योंकि अंडरस्टूड है कि खाकर ही पता चलता है, छू कर नहीं पता चलता है, खाकर ही पता चलता है कि, तो चाहे वाक्य में टेस्टेड वर्ड हो ना हो या हो, हम टेस्टेड ही यूज करें। उसी तरह वुड फील्स हार्ड, तो इसका भी ऐसा ही होगा, वुड इज हार्ड व्हेन फेल्ट नहीं होगा, व्हेन इट इज लगाना, फेल्ट, फील का थर्ड फॉर्म फेल्ट। क्विनाइन इज बिटर, अब यहाँ पे टेस्ट मैंने नहीं लगाया, ओके, टेस्ट नहीं लगाया, लेकिन फिर भी अंडरस्टूड है बिटर इसका। हाँ, ऊपर लाना है, क्विनाइन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड। क्योंकि यहाँ पे टेस्ट वर्ड नहीं है, फिर भी हमें टेस्ट ही लगाना। इट लिविंग या नॉन लिविंग दोनों के लिए लगा देते, जानवर भी तो लिविंग है, उसके लिए हम इट लगा देते। अगर वुड इज हार्ड भी रहता ना, अगर ऐसा रहता तो देख लेना ऑप्शन में क्या होता, ऐसा रहता वुड इज हार्ड, यहाँ तो खैर फील लगा दिया है, तो हमने फील का फेल्ट किया, ऐसा रहता वुड इज हार्ड। तो इसको दो तरीके से कर सकते हो, वुड इज हार्ड व्हेन इट इज टच्ड भी लगा सकते थे, वुड इज हार्ड व्हेन इट इज टच्ड या फेल्ट, दोनों यूज हो सकता है। जब यहाँ पे इज लगा है तो देख लेना ऑप्शन में क्या है, वुड इज हार्ड व्हेन इट इज टच्ड, फेल्ट, कुछ भी हो सकता है, बट चूंकि यहाँ फील दिया है ना, तो यहाँ पे टच नहीं लगा सकते, फील का थर्ड फॉर्म फेल्ट होता। ठीक है, ये वाला भी हो गया। एक चीज और, एक चीज और, मैंने आपको क्या बोला, जब वाक्य में दो ऑब्जेक्ट्स होगा, ओके, जब वाक्य में दो ऑब्जेक्ट होगा तो पैसिव भी दो तरीके से बन सकता है। जैसे लिखा he gave her a ring, ठीक है, he gave her a ring, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है,
ठीक है, तो दो तरीके से पैसे। विकास, उस इडियट को बोलो बंद करेगा, इतना आवाज आ रहा है। उसको यही टाइम मिलता है ये सब करने का। ठीक है, हाँ, इसमें दो ऑब्जेक्ट है ना। अगर हमारे पास वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ गया तो उसका पैसिव भी दो तरीके से बनेगा। शी से भी बना सकते हैं, शी वॉज गिवन अ रिंग बाय हिम, एक ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, शी वॉज गिवन अ रिंग बाय हिम, या अ रिंग से भी बना सकते हैं, अ रिंग वॉज। जब भी कोई चीज का जिक्र पहले आ गया तो वहां पे प्रेपोजिशन लगेगा। अ रिंग वॉज गिवन टू हिम, यहाँ पे व्यक्ति का जिक्र आ रहा है तो गिवन के साथ टू मत लगाना। ठीक है, शी वॉज गिवन टू अ रिंग नहीं है, उसको दिया गया रिंग को नहीं, यहाँ पे टू मत लगाना। बट अगर चीज का जिक्र हो तो टू लगा देना। शी वॉज गिवन, अ रिंग वॉज गिवन टू हर बाय हिम। तो जब भी हमारे वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ गया तो उसका पैसिव दो तरीके से बनेगा। ठीक है, दो तरीके से उसका पैसिव बनेगा। ओके, लेकिन कभी कभी ना वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन हम उसको दो ऑब्जेक्ट समझ के गलती कर देते हैं। बता रही हूँ, जैसे लिखो, हर अलग है और रिंग अलग है। हर कभी भी रिंग नहीं हो सकती, दो अलग अलग चीज है। लेकिन मैंने लिखा आई इलेक्टेड हिम प्रेसिडेंट, तो आपको लगेगा मैम यहाँ भी तो दो ऑब्जेक्ट है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है और ये भी एक ऑब्जेक्ट है। नहीं, यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट नहीं था, हर अलग थी, रिंग अलग थी, बट मैंने हिम को ही तो प्रेसिडेंट बनाया। तो ये हिम और प्रेसिडेंट दो अलग अलग चीज नहीं है, ये एक ही के लिए। हिम को ही प्रेसिडेंट के रूप में चूज किया गया। तो ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाले वर्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं। इस वाक्य में दो ऑब्जेक्ट नहीं है क्योंकि हिम और प्रेसिडेंट दोनों एक ही व्यक्ति है, तो यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट है। ये तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, और जब एक ऑब्जेक्ट है तो एक ही तरह से बनेगा। ही, हिम को ही बना दिया, ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट, ही वॉज इलेक्टेड प्रेसिडेंट बाय मी। ठीक है, उसको इलेक्ट किया गया प्रेसिडेंट के रूप में मेरे द्वारा। ये तो यही वाला चीज मुझे आपको बताना था। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है। ओके, ये देखो यहाँ पे, ये वाला मत लिखना, ये आप इनकम्प्लीट प्रेडिकेशन देख देख के आपको टेंशन होगा। यहाँ पे देख, रूल लिख के और ऐसा लिखो, दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी। आपको लगेगा कि मैम यहाँ तो दो ऑब्जेक्ट है, एक हिम है और एक सेक्रेटरी है, बट हिम और सेक्रेटरी अलग अलग व्यक्ति नहीं है। हिम को ही सेक्रेटरी चुना गया, दोनों एक ही व्यक्ति है, तो यहाँ पे हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है। और हिम क्या है, हिम सेक्रेटरी है, तो ये ऑब्जेक्ट ना होके ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। ये मैंने आपको फर्स्ट डे बताया भी था, ऑब्जेक्ट के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने वाले वर्ड ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और दूसरा, पीपल कॉल्ड हिम अ फूल, लोग उसको बेवकूफ कह के बुलाते थे, तो हिम ही तो वो बेवकूफ है। तो हिम और बेवकूफ दोनों एक ही व्यक्ति है, हमारे पास एक ही ऑब्जेक्ट है, हिम ही तो वो बेवकूफ है, तो ये आपका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। उसी तरह वी प्रोक्लेम्ड हिम किंग, हमने उसको किंग घोषित किया, और हिम और किंग एक ही व्यक्ति है। हिम के बारे में अतिरिक्त जानकारी दी जा रही, हिम कौन है, हिम किंग है। तो हर वाक्य में एक ही ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर मैंने लिखा शी वॉज, जैसे मैंने लिखा आई गेव हर अ रिंग, तो यहाँ पे रिंग और हर कोई एक व्यक्ति नहीं है, हर अलग है, रिंग अलग है। यहाँ पे दो अलग अलग ऑब्जेक्ट है, ऐसा नहीं है हर को ही रिंग कह के बोला जा रहा है, तो दो तरह से बनेगा, बट यहाँ तो एक ही ऑब्जेक्ट है। तो देखो, दे इलेक्टेड हिम सेक्रेटरी, ही वॉज इलेक्टेड सेक्रेटरी बाय देम। उसी तरह पीपल कॉल्ड हिम अ फूल, ही वॉज कॉल्ड अ फूल। ठीक है, यहाँ पे गलती से इज आ गया था, बट सेंटेंस पास्ट टेंस में जा रहा है ना, वॉज। और मैंने बाय पीपल नहीं लगाया, लोगों के द्वारा उसको बेवकूफ, क्योंकि वेग है, बाय पीपल का यूज नहीं करें। वी प्रोक्लेम्ड हिम किंग, तो ही वॉज प्रोक्लेम्ड किंग
बाय, अच्छा पता नहीं है बाय यहाँ से कहाँ से आ, सॉरी बाय पीपल नहीं होगा, बाय अस हो, क्योंकि वी है ना, बाय अस। पीपल कॉल्ड है तो इसलिए मैंने इसको वॉज में बदला। ठीक है, हो गया। ये भी हो गया, ये भी हो गया। और ये चीज ना हाँ, अब मेरे को कुछ कुछ सेंटेंसेस आपको करवाना है। ओके, एक्टिव पैसिव वाला तो आपका मतलब वो वाला रिवीजन करवाने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, आपको याद होगा। आपको या तो आप एक बार ना पॉजिटिव वर्ब वाला देख लेना, आपको याद होगा। ठीक है, पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव वर्ब में मैंने आपको ऐसा कुछ पढ़ाया था कि मेक और मेड वर्ड। ठीक है, एक्टिव वॉइस में अपने साथ, एक्टिव वॉइस में अपने साथ बेयर इन्फिनेटिव लेता है, और पैसिव में टू के साथ V1 वाला लेता है। फिर मैंने आपको बोला था गेट और गॉट वर्ड एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में 2 + V1 वाला लेता है और पैसिव में V3 लेता है। उसी तरह हैव और हैड वर्ड पढ़ा दिया है ना डिटेल में। हैव और हैड वर्ड एक्टिव वॉइस में बेयर इन्फिनेटिव लेता है और पैसिव में V3 लेता है। ठीक है, ये सब तो मैंने आपको डिटेल में पढ़ा ही दिया था। ओके, अब देखो, अब मुझे क्वेश्चंस कुछ करवाने। एक तो बड़ा अच्छा क्वेश्चन करवाना है। हाँ, मेरे को इसका आंसर चाहिए, हैव द कार पेंटेड। पहले तो मेरे को बताओ कि ये सेंटेंस ये बहुत ब्यूटीफुल है। ओके, मैं कुछ क्वेश्चंस लास्ट में आपको करवा रही हूँ जहां पे आपको प्रॉब्लम होगा। वैसे मैंने आपको शीट में भी ये सब डलवाया है। ठीक है, शीट में भी मिल जाएगा। हैव द कार पेंटेड, ये एक्टिव है कि पैसिव है? क्या है, एक्टिव है कि पैसिव है? अरे रुको रुको रुको, अब हमारा स्टूडेंट जाएगा। देखो, हैव द कार पेंटेड, मैंने लिखा है दे हैव पेंटेड द कार। ये क्वेश्चन में रॉन्ग करोगे। चलो ठीक है, दे हैव पेंटेड द कार, इसकी हिंदी क्या है? ये क्या है, हैव प्लस V3। हैव के तुरंत बाद V3 आ गया। ठीक है, हैव प्लस हैव के तुरंत बाद V3 आया, बीच में कुछ नहीं आया। और ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है काम हो चुका है। द कार, दे हैव पेंटेड द कार मतलब कार को पेंट किया जा चुका है। ठीक है, एक्शन कंप्लीटेड है, कार पेंट हो चुका है। और किसने किया, दे ने किया। तो दे यहाँ पे एक्टिव है और हमारा डूअर एक्टिव है, तो ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में, एक्टिव वॉइस में दे हैव पेंटेड द कार मतलब वो कार को पेंट कर चुके हैं। ओके, ये एक्टिव वॉइस में है और इसका मैं पैसिव बना रही हूँ, द कार, द कार हैज बीन पेंटेड, कार पेंट हो चुका है बाय देम, बाय देम कार पेंट हो चुका है। ओके, द कार हैज बीन पेंटेड। तो आप जो बोल रहे हो ना कि मैम ये करिए, क्योंकि आपने तो बोला था कि जब भी सेंटेंस में हैज हैव हैड आ गया, हैज हैव हैड आ गया तो उसका पैसिव बीन लगा के बनाते हैं, और बीन तो एक ही जगह दिख रहा है। तो ये आपने किया, बढ़िया आंसर रॉन्ग है।
ये आंसर रॉन्ग है, इसलिए क्योंकि यहाँ का हैव नॉर्मल वर्ब की तरह काम नहीं कर रहा है। यहाँ का हैव नॉर्मल वर्ब है। दे हैव पेंटेड द कार, मतलब वो कार को पेंट कर चुके हैं। यहाँ का हैव नॉर्मल वर्ब है, बट यहाँ का हैव नॉर्मल वाला वर्ब नहीं है, यहाँ का हैव पॉजिटिव वर्ब है। पॉजिटिव वर्ब, पॉजिटिव नॉर्मल वर्ब में ना हैव के तुरंत बाद V3 आता है। ठीक है, कार परफेक्ट टेंस में अगर हैव परफेक्ट टेंस का काम कर रहा है तो उसके तुरंत बाद V3 आएगा और काम हो चुका है। बट यहाँ हैव के तुरंत बाद V3 नहीं आया है, यहाँ हैव के बाद कार लग कर और तब जाके V3 आया है। तो ये सेंटेंस हैव द कार पेंटेड। और दूसरा सबसे पहले हैव द कार पेंटेड मतलब यहाँ तो कार पेंट हो चुका है, बट यहाँ कार को पेंट करवाओ, यहाँ कार को पेंट करवाओ, ये इनकम्प्लीट है, अभी कार पेंट नहीं हुआ है। अगर आप ये ऑप्शन चुनते हो ना तो यहाँ तो कार पेंट हो चुका है, द कार हैज बीन पेंटेड, बट यहाँ बोल रहे हैं हैव द कार पेंटेड। हैव द कार पेंटेड का मतलब है कार को पेंट करवाओ किसी के द्वारा। कार खुद, ये पॉजिटिव वर्ब है, और कार खुद ब खुद पेंट नहीं होगा ना, किसी के द्वारा ही कार को पेंट करवाया जाएगा। तो यहाँ का हैव पॉजिटिव वर्ब है, और पॉजिटिव वर्ब में अगर हैव पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है तो पैसिव वॉइस में V3 लेता है। हैव अगर पॉजिटिव वर्ब का काम कर रहा है तो एक्टिव वॉइस में तो बेयर इन्फिनेटिव लेता है ना, बेयर इन्फिनेटिव लेता है। बट यहाँ तो V3 है, इसका मतलब है कि ये सेंटेंस में हैव पॉजिटिव वर्ब है और ये पैसिव है। पैसिव है, किसी से कार पेंट करवाना है, कार खुद बे खुद थोड़ी पेंट होगा, किसी से करवाना है। ठीक है, पहले मुझे बताओ ये समझ में आ रहा है? ये पैसिव है, हैव द कार पेंटेड। कार पेंटेड मतलब कार अपने आप पेंट थोड़ी होगा, किसी के द्वारा कार को पेंट करवाओ। ठीक है, तो यहाँ का हैव पॉजिटिव वर्ब है, और पॉजिटिव वर्ब में अगर V3 लगा है इसका मतलब है ये सेंटेंस पैसिव है, और इसका मतलब है कि हमें एक्टिव वाला चुनना है, और ये भी तो पैसिव था। जब क्वेश्चन खुद पैसिव है तो हमें पैसिव थोड़ी चुनना है। और दूसरा, अभी कार पेंट नहीं हुआ है, बट यहाँ तो क्या सेंस जा रहा है कि कार ऑलरेडी पेंट हो चुका है। और यहाँ भी देखो, आई हैव पेंटेड द कार, मैं कार को पेंट कर चुका हूं, नहीं, कार को अभी पेंट करवाना है। अब देखना, अब इसी दोनों में से कोई होगा, पेंट द कार या गेट समवन टू पेंट द कार। देखो पेंट द कार में ना, पेंट द कार अगर ये एक्टिव, हमें तो एक्टिव चुनना है। पेंट द कार अगर ये एक्टिव है, इसका पैसिव क्या बनता है? ये ऑर्डर है, लेट द कार बी पेंटेड। लेट द कार बी पेंटेड, ये पेंट वर्ब है, ये ऑर्डर वाला इंपेरेटिव सेंटेंस है। अगर ये एक्टिव होता तो इसका पैसिव ये बनता ना, लेट द कार बी पेंटेड। बट यहाँ तो ऐसा कुछ पैसिव बना नहीं है, यहाँ खुद उस व्यक्ति को बोला जा रहा है कि कार को पेंट करो। बट ये हैव पॉजिटिव वर्ब है, और पॉजिटिव वर्ब में कर्ता खुद काम को नहीं करता है, कर्ता किसी और से करवाएगा। गेट समवन, किसी और से कार को पेंट करवाओ। तो आंसर ये, आंसर ए है, ए। ये थोड़ा ऐसा क्वेश्चन अभी आता नहीं है, आजकल तो बड़ा इजी आता है, पता नहीं क्यों नहीं पूछते। गेट समवन टू पेंट द कार, किसी से कार पेंट करवाओ, खुद नहीं करना है। ठीक है, आई हैव पेंटेड में भी खुद किया, पेंट द कार मतलब किसी व्यक्ति को खुद बोला जा रहा है पेंट करने के लिए। देखो कैसे कैसे ऑप्शंस को छाटा जाता है। सबसे पहले ये सेंटेंस का थोड़ा सेंस देखो, हैव द कार पेंटेड, कार को पेंट करवाओ मतलब अभी कार पेंट हुआ नहीं है, कार को किसी से पेंट करवाओ, अभी कार पेंट हुआ नहीं है, बट यहाँ तो कार को पेंट कर दिया है, और यहाँ भी परफेक्ट लगा के कार को पेंट कर दिया। अब आपके दिमाग में आएगा पेंट द कार मतलब कार को खुद पेंट करो, और यहाँ गेट समवन किसी से पेंट करवाओ। ठीक है, तो आपको याद रखना है, याद रखना है कि यहाँ पे हैव पॉजिटिव वर्ब है, और पॉजिटिव वर्ब में कर्ता खुद काम नहीं करता है, किसी व्यक्ति से मदद लेके काम करवाता। गेट समवन, ठीक है, समवन हैव नहीं होता। अगर ऐसा रहता ना, समवन हैज पेंटेड द कार मतलब किसी ने कार को पेंट कर डाला, अभी कार पेंट कहाँ हुआ है। ये क्वेश्चन आजकल ऐसा वाला दे भी नहीं रहे। एक ये भी सदाबहार क्वेश्चन है, अगर आप प्रीवियस पेपर बनाते हो ना तो ये वाला क्वेश्चन मिलेगा, जो मैंने वो आपको बताया था ना, women like to be flattered
बाय मेन, कल जो करवाया था, विमेन लाइक, विमेन को पसंद है कि मेन के द्वारा उनकी चापलूसी, ऐसे ही वाला है। द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड टू विन द ट्रॉफी। अब आपके दिमाग में आएगा, ग्रीक्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो ट्रॉफी को जीते, ठीक है। ग्रीक एक्सपेक्ट कर रहे थे, ट्रॉफी नहीं एक्सपेक्ट कर रहे थे, ट्रॉफी जीतना एक्सपेक्ट कर रहे थे। अगर ऐसा रहता ना, द ग्रीक्स एक्सपेक्ट, ये नहीं रहता, सपोज ये नहीं रहता, द ग्रीक्स एक्सपेक्टेड द ट्रॉफी, तो हम लिख देते ट्रॉफी वाज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स। लेकिन यहाँ पे ट्रॉफी को जीतना एक्सपेक्ट कर रहे थे, और ये तो नहीं होगा। पीपल एक्सपेक्टेड, लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, एक्सपेक्ट तो ग्रीक्स कर रहे हैं ना, वो ये चाह रहे हैं कि जीते, तो ये तो हट गया। और अब देखो, वॉस के साथ यहाँ भी V3, वॉस के साथ यहाँ भी V3, ठीक है, और वॉस के साथ यहाँ भी V3, ओके। और ऊपर वाला सेंटेंस होगा ही नहीं, हमें पैसिव बनाना है ना, तो एक्सपेक्ट तो V2 है, पैसिव होने के लिए तो उसके पहले कुछ इज एम आर आता है, और यहाँ भी इन्फिनिटिव का भी टू बी वन लगा के ऐसा कुछ नहीं बनाया, तो ये भी हट गया, ये तो होगा नहीं। अब बताओ, ट्रॉफी वाज एक्सपेक्टेड टू बी वन बाय द ग्रीक्स, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे थर्ड वाला ऑप्शन करते, ठीक है। ट्रॉफी को हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ट्रॉफी का जीतना एक्सपेक्ट कर रहे थे, ठीक है। ट्रॉफी वाज एक्सपेक्टेड टू बी, ये भी हट गया। और टू विन द ट्रॉफी वाज एक्सपेक्टेड, ट्रॉफी वाज नॉट एक्सपेक्टेड, एक्सपेक्ट करने का काम ग्रीक्स कर रहे थे, ठीक है। ट्रॉफी एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ग्रीक्स के द्वारा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वो ट्रॉफी को जीते, तो आंसर इज सेकंड होगा। और यही वाला क्वेश्चन एक दो बार और आया है, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन एक दो बार और आया है, और इसका ऑप्शन कुछ अलग था, ऐसा था, ये वाला ऑप्शन नहीं था, ओके। इट वाज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स टू विन द ट्रॉफी, यहाँ पे तो यही होगा। एक ऑप्शन ऐसा आया था, इट वाज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स दैट दे विल विन द ट्रॉफी, ठीक है। एक जगह विल लगा हुआ था और एक जगह वुड था, ये भी करेक्ट है, ओके। इट वाज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स टू विन द ट्रॉफी, ये भी सही है। लेकिन एक बार यही सेंटेंस आया था और ऑप्शन में ये वाला नहीं था, दो ऑप्शन था, इट वाज एक्सपेक्टेड बाय द ग्रीक्स दैट दे विल विन द ट्रॉफी, और एक जगह वुड भी था, तो यहाँ पे वुड ही आएगा, चूंकि सेंटेंस जा रहा है पास्ट टेंस में, तो विल नहीं लगाएंगे, विल का पास्ट वुड, ये भी ऑप्शन करेक्ट। एक्सेप्ट अलग होता है, एक्सेप्ट का मतलब होता है के सिवाय, एक्सेप्ट प्रेपोजिशन है, और एक्सपेक्ट करना, आशा करना, ये वर्ब है। और एक होता है एक्सेप्ट करना, किसी भी चीज को एग्री करना, वो भी वर्ब। इन्फिनेटिव को हम सब्जेक्ट नहीं बना सकते, वुड विन होगा, ओके। ये भी हो गया, गेट समवन भी हो गया। तो फाइनली बहुत टाइम से हमने वॉइस चैप्टर खत्म कर दिया। अब मैं आपको वॉइस का, देखो, एक तो वॉइस का भी आपको 2-3 शीट मिलेगा, ठीक है। अभी विकास को बोलती हूँ वॉइस का शीट डाल देने के लिए, 4 ऑप्शन वाला, ठीक है, 4 ऑप्शन वाला शीट डालेंगे, और इसका भी आपको 2-3 शीट मिलेगा, और एक वॉइस का स्पॉटिंग एरर वाला शीट भी मिलेगा। 4 ऑप्शन वाला इजी होता है। 4 ऑप्शन में क्या होता है कि आपके पास प्लेट में 4 ऑप्शन सजा के दिया है और आपको एक चुनना है,
बट कभी कभी वॉइस स्पॉटिंग एरर्स फॉर्म में भी आ जाता है और वहीं पे बच्चे गलती करते हैं। वो शीट भी मिलेगा आपको, शीट बनाओगे तो अपने पता चल जाएगा कि कैसा टाइप की बात कर रही कि कौन सा सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए, कौन सा सेंटेंस को पैसिव जाना चाहिए, ऐसा वाला आएगा। जैसे रोड एक्सीडेंट में पीपल वर इंजरिंग, ऐसा वाला क्वेश्चन भी आएगा, पीपल वर इंजरिंग और बी है ड्यूरिंग द रोड एक्सीडेंट, ऐसा ऐसा रहेगा। तो ये सेंटेंस को एक्टिव जाना चाहिए, एक्टिव नहीं जाना चाहिए, पैसिव जाना चाहिए। तो एक मैं वॉइस को स्पॉटिंग एरर के फॉर्म में भी एक शीट देने वाली हूँ, ठीक है। और सबका आंसर के साथ वीडियो सोल्यूशन रहेगा, कोई दिक्कत है वीडियो सोल्यूशन देख लीजिए। ओके, पॉजिटिव वर्ब आदर्श, आप पॉजिटिव वर्ब का चैप्टर देखिएगा। ओके, तो चलो कल से हम लोग नरेशन स्टार्ट करेंगे। मैं शीट डलवा दूंगी, विकास को बोलती हूँ सब शीट डाल दें।